आ जाए। पिछले वाला कोई डाउट? वो हमारा सिर्फ एक क्या था, डायग्राम था, ठीक है। हमने क्या देखा था कि व्याकरण के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। इसके अंतर्गत हमने जो भी देखा था वो इसका एक सिर्फ डायग्राम था, ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, ठीक। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण होते क्या है, ठीक है। परिभाषा लिखनी है तो लिख लो। वह मूलध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, वह मूलध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर वर्ण की भेद की जाएगी तो वो होते हैं हमारे कितने? 2, स्वर और व्यंजन। आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, जो हमारा ये पहला टॉपिक है, स्वर। स्वर होते क्या है, ठीक है। इसको किस तरीके से बांटा जाता है। स्वर की परिभाषा लिखनी है तो लिख लो। शब्द में खुद ही लिख रखा है। स्व मतलब स्वतंत्र। हाँ जी, स्वतंत्र अवस्था में बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र अवस्था में बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन्हें बोलने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर की अगर भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, ये 2 ही भेद होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि स्वर के कुल भेद कितने होते हैं, तब हो जाते हैं ये 3। और ये चलते हैं हमारे संस्कृत में। अगर पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने भेद है तो कितने होंगे? 2। और अगर पूछा जाता है कि संस्कृत में स्वर के कितने भेद है, तब ये हो जाते हैं 3। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है? कम समय लगता है। कितना समय? कम। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है? ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा समय। अब इसमें देखते हैं कि ह्रस्व कौन से होते हैं हमारे, दीर्घ कौन से होते हैं और प्लुत कौन से होते हैं, ठीक है। ह्रस्व होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है? कम समय लगता है। अ, ई, उ और री। संख्या अगर इनकी पूछी जाए तो वो होती है 4। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए तो वो होते हैं, देखो कितने, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। कितने हो गए? 7। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। ये देखो, और आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हाँ जी, तो स्वर कौन से होते हैं हमारे? वही है, आयु की आवाज निकले जब दिल से, है ना। तो आयु की आवाज निकले जब दिल से, वो क्या कहलाते हैं हमारे? स्वर कहलाते हैं।
इस चीज को याद रखना आपने, जब हम संधि करेंगे तो ये चीज हमें वहां पे काम आएगी, ठीक है। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया इसको? 3 में। यहां से क्वेश्चन ये बनता है स्वर में कि अगर ये जो हमारा री है इसका उच्चारण किसकी तरह होता है, तो री का उच्चारण होता है हमारा र की भांति। और यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि मानक प्रचलन के अनुसार री का उच्चारण किसकी तरह होता है? र की तरह। इस मात्रा को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ये देखो, जैसे शब्द लिखा मैंने पर्वत, अब री की मात्रा कहां लगाऊं? ऊपर ही लगेगी ना। दूसरा लिखता हूं ग्रह, ऐसे ही लिखा जाएगा। तीसरा शब्द मैं लिख देता हूं गृह, जिसको बोलते घर। अब मात्रा कहां आएगी? नीचे। इसके अलावा कहीं और देखी है मात्रा? नहीं देखी। तो मानक प्रचलन के अनुसार री का उच्चारण किसकी तरह? र की भांति। इस मात्रा को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? तो वो लिखा जा सकता है 3 प्रकार से। चलो आगे। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या हुआ? कम समय लगा। अब इसमें थे कौन कौन से जिनको कम समय लगा? अ, ई, उ और री। री का उच्चारण किसकी तरह बताया? र की तरह। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। दीर्घ स्वर का अन्य नाम संधि स्वर। जब हम संधि करेंगे तो इसमें हमने ये देखना है कि इसका लॉजिक क्या है। ये जो 3 ग्रुप में डिवाइड है इसकी कहानी क्या है, ठीक है। दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या हो गया? संधि स्वर। दीर्घ स्वर में आते कौन कौन से हैं हमारे, ये भी देखना जरूरी है। अगर दीर्घ स्वर के भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं हमारे 2। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन तो पढ़े थे, लेकिन संयुक्त स्वर भी होते हैं, ठीक है। हाँ जी। मूल स्वर जो है हमारे वो है आ, ई और उ। कई बार एग्जामिनर इनको मूल बोल देता है, कई बार इनको भी मूल बोल देता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करनी है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऑप्शन आपके पास दे दिए हैं ये 4, आ, ई, उ और ए में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो फिर कौन सा नहीं होगा? ये वाले जो हैं हमारे, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। मूल स्वर में ये जो खुद से बने होते हैं, मूल स्वर की परिभाषा ही यही है। ऐसे वर्ण ऐसे स्वर जो खुद से बने हो उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अब बने तो ये भी खुद से ही है, किसी और से नहीं बने। जैसे मान लो मैंने अगर री का संधि विच्छेद करना हो तो कैसे करूंगा मैं? इसी तरह से होगा ना। देखो जैसे पितृ ऋण, पितृ प्लस ऋण। अब इसमें अंतिम साउंड जो है हमारी वो क्या है? री। पहला वर्ण कौन सा है? री। इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? री ही तो बनेगा। खुद से ही बना है ना, किसी दूसरे से तो नहीं बना। मूल स्वर, इनको भी कई बार मूल बोल देता है, ह्रस्व या फिर मूल, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना है कि पूछ क्या रहा है सामने, यहाँ की पूछ रहा है 4 में से या फिर यहाँ की पूछ रहा है। इनको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ये वाले जो है दीर्घ स्वर के 2 भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। इसमें एग्जामिनर क्या करता है कि इनका कई बार संधि विच्छेद पूछ लेता है। देखो कैसे, अ और अ को मिलाने से क्या बनता है हमारा? बड़ा आ। अगर बड़ा आ प्लस छोटा अ हो अंतिम वर्ण, तभी क्या बनता है? ये आ ही बनता है। अ प्लस आ क्या बनेगा?
तब भी यही चीज बनेगी। और अंतिम वर्ण अगर हमारा बड़ा आ है और पहला वर्ण बड़ा आ है तब भी क्या करता है, ये चलता है 4 कंडीशन में। अगर अंतिम वर्ण छोटा है और पहला वर्ण छोटा है तो क्या करेगा, ये बड़ा आ। इसी कारण दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या था, संधि स्वर। ठीक है, ई के साथ भी वही कंडीशन फॉलो होती है, ऊ के साथ भी वही। संयुक्त स्वर में देखते हैं हम कि ये होते किस तरह से। संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ। ए का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ओ प्लस ओ और आ। देखो छोटा ई और बड़ा ई, इन दोनों स्वरों को एक साथ बोल के देखो क्या बनेगा, आई। हाँ जी, ये वाला बना आई। मात्रा को देखते हैं, अभी हम पहले इसको देख लेते हैं कि संधि किस तरह से होता है इसका। आ और ई को मिलाने से भी क्या बनता है, आई। अगला है हमारा ए, ये बनता है अ और आ। अब इसको पढ़ के देखो, ए आई आए बन रहा है ना। अगला चलूं, ओ प्लस आ, ओ और आ। अगर अंतिम वर्ण ओ है, अगर नहीं पता लग रहा है, जब हम संधि करेंगे तब इस चीज को और ठीक से देखेंगे। ठीक है, अब इसको बोल के देखो, औ। ऐसे ही है ना, औ, और आ। अब बोल के देखो इसको एक साथ, अब क्या बन गया, आओ। यहाँ पे ज्यादा जोर लग रहा है, यहाँ पे क्या था, कम जोर लग रहा है। यहाँ क्या, औ, ये औ। जैसे ही मैंने बोल दिया कि लिखो औरत, अब जोर लगा के देखो इस शब्द पे कितना जोर पड़ रहा है। और एग्जाम में इन छोटी छोटी चीजों को बहुत बार पूछता है, आओ। देखो स्वरों की संख्या कितनी है हमारी, इस वाले को मिटा दो, 11 स्वर। अगर हमारे 11 है तो उनकी मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी है, कितनी होती है, 10 होती है। अब वो 10 कौन कौन सी होती है, ये देखो। ओ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई। देखो बड़े ई में मात्रा तो ऊपर से इस तरह से लगी है ना, लेकिन जो मात्रा होती है इसकी वो कहां से लिखी जाती है, इस तरफ से। जैसे मैं शब्द बोल दूं पीना, मात्रा किस तरफ से आएगी, बड़ा ई है ना, ऊपर से कर्व किस तरफ से लगा, इस तरफ से। लेकिन मात्रा किस तरफ से आएगी, दूसरी तरफ से। ये लो पीना। जहां पे कम जोर लगे वो हम समझेंगे छोटी मात्रा है, और जहां पे किसी चीज पे ज्यादा जोर लगे वो कौन सी, बड़ी मात्रा। अगला है छोटा ऊ, इसके अगले है बड़ा ऊ। री की मात्रा होती है 3 तरह से, आपने देखा था किस तरह से होती है ना। ए की मात्रा होती है 1 और ए की मात्रा होती है 2। यहाँ पे मात्रा कितनी है, 1, लेकिन नीचे मात्रा में कितना आएगा, 2। ये आ गई ओ की मात्रा और ये आ गई औ की मात्रा। देखो मात्रा कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्वर कितने, 11। मात्राएं कितनी, 10। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, देखो ये था हमारा ह्रस्व स्वर, ये था दीर्घ स्वर,
ये है प्लुत स्वर। स्वर की संख्या कितनी? 11। मात्राएं कितनी? 10। अब दीर्घ स्वर में कितने थे हमारे? 7। ह्रस्व में कितने थे? 4। कितने हो गए दोनों? 11। मात्राएं कितनी? 10। तो फिर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मात्राओं के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं थोड़ा, बस इसी में मत अटके रहना कि 7 दीर्घ स्वर और 4 ह्रस्व स्वर। यहाँ पे अगर मात्राओं के आधार पे पूछा है तो 3 भेद होते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इन स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, डस्टर थोड़ा मैला है, कोई बात नहीं, इससे काम चलाना पड़ेगा। स्वरों का वर्गीकरण देखो, पहली बात आती है हमारी जीवा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। जो हमारी जीभ है उसके आधार पे स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो कितने प्रकार से बांटा जाएगा, ये देखो। बन गई जीभ? हाँ, ऐसी तो होती जीभ। जीभ के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र, ये आगे बढ़ा, बीच वाले को बोलते हैं मध्य, और जो पीछे होता है उसको बोलते हैं पश्च। अब इसको मैं कौन सा भाग मान लूं इसका आगे का, ये वाला कि ये वाला, कोई भी मान लूं? ठीक है, चलो इसी को मान लेता हूं। अग्र ये होता है मध्य, और ये वाला होता है पश्च, मतलब पीछे वाला। अब बोलते हैं इनके आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। आगे वाले भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं और पीछे वाले भाग से कौन से बोले जाते हैं। ठीक है, जो हमारा ये अ है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ओ ही पढ़ते हैं। बोल के देखो कहां से बोला जा रहा है। आ, कहां से बोले जा रहे हैं? मध्य से। ओ बोला जाता है मध्य से। जो हमारा जीभ का अगला भाग है उसको बोला जाएगा, ये देखो, कुछ नहीं करना आपने, अग्र को पढ़ना है अग्रीय। क्या पढ़ना है? अग्रीय। ये देखो, अग्रीय। इसमें आ रहा है एक ई और दूसरा आएगा अग्रीय। छोटा ई और बड़ा ई, ए और आए, ई ए आए। जीभ अगले भाग से बोली जा रही है। ठीक है, हाँ जी। और जो हमारे बच गए हैं वो किससे बोले जाएंगे? पीछे वाले से। जितने भी स्वर बच गए हैं बाकी वो पीछे वाले से बोले जाएंगे। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र से बोला जाएगा, अग्र को पढ़ो अग्रीय। मध्य में आता अ, और जो बच गए हैं हमारे वो पीछे वाले भाग से सभी। चलो आगे। अगला दूसरा है हमारा ओष्ठ की आकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की आकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से। 2 प्रकार से। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। शब्द में खुद ही लिख रखा है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा ना तो किसी एग्जाम में पूछी जाती इसकी, है ना। देखो, वृत्त, जब मुंह जो होगा वो हमारा कैसा होगा? वृत्त की तरह होगा। अब देखते हैं वृत्त की तरह होता है तो कौन कौन से बोले जाते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो 2 तो ये आगे उ,
बोल के देख लो। उ ऊ मुंह कैसे बन रहा है? गोल। अगला है ओ और औ। मुंह जो होगा हमारा वो एक पूरा वृत्त की तरह होगा, जिस कारण उसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार में क्या होगा कि हमारा मुंह जो होता है वो फैला हुआ रहता है। बोल के देख लो। आ इ ई ए ऐ आ इ ई ए और ऐ। इन वृत्ताकार में एक चीज और चलती है जो हमारे होते हैं आगत। हाँ जी, जिनके ऊपर ऐसी शिरोरेखा सी लगी रहती है। देखिए ऐसे शब्द जैसे डॉक्टर, ये देखो ऐसे करके लिखा जाता है। इन शब्दों का जो विकास हुआ है वो अंग्रेजी भाषा से हुआ है। इंग्लिश में ये ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, जैसे कॉलेज। इनमें क्या होता है कि सिर्फ ये शिरोरेखा ही लगी रहती है इस तरह से। चलो आगे। अगला है मुंह के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। अब देखते हैं कितना खुलता थोपड़ा है। मुंह के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। इसको मिटा के रखता हूं ऊपर। अगला देखो मुंह के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। पहला होता है समृद्ध। समृद्ध में होते हैं आपके 4 वर्ण। इ ई उ ऊ। उसके बाद होता है विवृत। विवृत में आपके रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मुंह कितना खुल रहा है कितना नहीं खुल रहा है, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि मुंह के खुलने के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका थोबड़ा कितना खुल रहा है ना, उसने सिर्फ ये पूछना है कि इससे जो स्वर बोला जाता है वो कौन सा होता है, ठीक। हाँ जी। विपरीत में आपके आते हैं आ। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मुंह खुल रहा है कितना नहीं, बस याद रखो। एक होता है हमारा अर्ध विपरीत। इसमें आता है आपका अ और औ। और अर्ध संवृत एक बच गया हमारा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत इससे बोला जाता है ए और ओ। री का उच्चारण आपको पता है किसकी तरह होता है? हाँ जी। चलो आगे। यस सर। अगला है स्वर तंत्र। उच्चारण की दृष्टि से मतलब जो ये हमारे स्वर हैं इनका उच्चारण किस तरीके से होता है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर तंत्र देखो, एक होता है हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ।
ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, लग रहा है आदमी की तरह है भैया, है थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ, वही है। ऐसे करके मानो इसको, जैसे ये मेरा फेस है ना, ऐसे करके ये अपना हेयर स्टाइल ऊपर का स्टाइल है। देखो ये हमारा आ गया सबसे पहले कौन सा हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं ओष्ठ। आपने पीछे देखा होंठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, 2 प्रकार से। होंठ के जस्ट पीछे का भाग क्या कहलाता है हमारा, दांत। अब ये होंठ जो इसके पीछे एक चीज लगी हुई है, दांत। हाँ जी, दांत के जस्ट पीछे का भाग किसके साथ लगे हुए हैं दांत, ये मसूड़ा। मसूड़े को बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धा। एक होता है हमारा कंठ, कंठ होता है ये वाला हिस्सा, गला। और एक बच गया हमारा तालु। हाँ जी, कौन सा होता तालु, हाँ साइंस की भाषा में तो हमारा जो पीछे वोकल कॉर्ड होता है ना, एक ऐसे करके लटका उसको बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से लेंगे, ये वाला वोकल कॉर्ड है ना, हाँ, ये वाला बोल के देखना, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अब इसमें आपने करना क्या है कि देखो, सबसे पहले जो हमारा कंठ है उससे बोले कौन कौन से स्वर जाते हैं, ठीक है, बोल के देख लो। यहाँ पे फिंगर रख के देख लो, वाइब्रेट हो रहा है, बोल के देख लो। या नहीं बोलोगे तो घर पे बोलोगे। और आ जो बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं कंठ से। अगला तालु वाला हिस्सा कौन सा बताया था मैंने, ये वाला, ई ई। अब यहाँ पे वाइब्रेशन होगी, ई ई ई ई हो रही है, हाँ। अगला आता है हमारा ऊ ऊ। देख लो, होंठ लोमड़ी की तरह आगे जाएंगे। किससे बोले जाते हैं, होंठ से। री जो होता है वो हमारा बोला जाता है मूर्धा से। मूर्धा कौन सा बताया था मैंने, मसूड़े। बोल के देखो, जीभ दांत के साथ टच होगी, री हो रही है मसूड़े के साथ, दांत के जस्ट ऊपर। दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, हाँ जी, दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। अगले बच गए हमारे ए और आय। देखो, ये जो ए और आय होते हैं, ये दोनों से बोले जाते हैं, कंठ और तालु दोनों से। कंठ तालव्य भी बोला जाता है इनको, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। और जो हमारे ओ और औ होते हैं, ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, ओ और औ। यहाँ तक तो हो गया हमारा ये स्वरों का वर्गीकरण। स्वर। अब बात आती है व्यंजन की। देखो, स्वर अपने आप में क्या थे, स्वतंत्र थे। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या किया जाता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन होते कौन से हैं, व्यंजन कहां से कहां तक है। देखो, व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए क्या है, स्वर की सहायता ली जाती है।